प्रिय बच्चों, सामाजिक विज्ञान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 की एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। तो बच्चों, आइए हम लोग इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस अध्याय के इस पहले एपिसोड में क्या समझेंगे उसको पहले देख लेते हैं। हम लोग इस एपिसोड में समझेंगे कि औद्योगिकरण का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। आपकी पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं उसकी सहायता से हम लोग यह समझेंगे कि औद्योगिकरण का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ, औद्योगिकरण क्या होता है तथा औद्योगिकरण की क्या विशेषताएं होती है। तो आइए हम लोग अपने पहले टॉपिक औद्योगिकरण का क्रमिक विकास को समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम लोग जो कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कक्षा 6 में ही पाषाण युग के बारे में पढ़े होंगे। देखिए, ये पाषाण युग, इस पाषाण युग के बारे में आप पढ़े होंगे कि पाषाण युग का मनुष्य केवल पाषाण की ही अर्थात पत्थर की ही सहायता से अपने विभिन्न प्रकार के हथियार और औजार बनाता था तथा उसी के प्रयोग से अपने जीवन का निर्वाह करता था। तो पाषाण युग के बाद मानव ने जो प्रथम धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी। तो मानव ने जब तांबा की खोज कर ली तो वह पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा। तांबे से भी विभिन्न प्रकार के हथियार, औजार इत्यादि बनाने लगे और अपना जीवन का निर्वाह करने लगा। तो इस प्रकार से पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग में तांबा और पाषाण ही तकनीकी उन्नति के दो साधन थे। समय बीतने के साथ आगे चल कर के लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज होने से आप जानते हैं कि लोहा तांबे की अपेक्षा मजबूत धातु है। तो जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे के हथियार बना करके, औजार बना करके, आप ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर जंगलों की अधिकता थी। तो लोहे के हथियार बना लिया मनुष्य ने लोहे की खोज होने के बाद। फिर उन हथियारों की सहायता से उसने जंगलों को साफ किया। फिर जंगलों को साफ करके उसको खेती योग्य भूमि का निर्माण किया और लोहे के हल बना करके उसकी गहरी जुताई करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से लोहे के प्रयोग से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई। इतनी वृद्धि हो गई कि जितना उसका उपयोग था उससे ज्यादा होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि में अधिशेष की स्थिति आ गई। तो इस अधिशेष की स्थिति के कारण से व्यापार वाणिज्य बढ़ा, नगरों का उदय होना शुरू हो गया और इस प्रकार से मानव जीवन लोहे की खोज के कारण पहले से ज्यादा सुगम हो गया। इसके बाद और समय बीतने पर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण और प्रबोधन के चलते मनुष्य के अंदर एक नवीन चेतना का विकास हुआ। इस नवीन चेतना के विकास के कारण मध्यकाल में जो धार्मिक अंधविश्वास थे उसका क्या हो गया? अंत हो गया। धार्मिक अंधविश्वासों के समाप्त होने से फिर सामंतवाद का भी अंत होना शुरू हो गया। सामंतवाद मध्यकालीन समाज की या विश्व की एक प्रमुख विशेषता थी, लेकिन पुनर्जागरण और प्रबोधन के कारण उसकी भी अवनति प्रारंभ हो गई। इसके बाद भौगोलिक खोजें हुई, वाणिज्यवाद के चलते पूंजी भी एकत्रित हो गई। तो इन सभी परिस्थितियों ने मनुष्य के मस्तिष्क को काफी विस्तृत कर दिया और उसे सोचने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध करा दिया।
जब मनुष्य का मस्तिष्क काफी विकसित हो गया तो मनुष्य जो है नवीन नवीन आविष्कार करने शुरू कर दिए, नए नए मशीनों का निर्माण शुरू कर दिया और ऊर्जा के नए साधनों की खोज कर दी। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग इत्यादि के बारे में बताया, तो इसके पहले जितने भी हथियार और औजार बने थे सभी मानव श्रम और पशुओं के श्रम के सहायता से ही चलते थे। अपवाद छोड़ करके कहीं कहीं पर जल की सहायता या वायु की सहायता से चलने का उल्लेख मिलता है, परंतु अधिकांशतः उन हथियारों और औजारों को चलाने के लिए मानव श्रम या पशु श्रम का ही उपयोग किया जाता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पुनर्जागरण और प्रबोधन युग से पहले सजीव ऊर्जा का ही प्रयोग होता था, लेकिन पुनर्जागरण और प्रबोधन के युग के बाद जब ऊर्जा के नए साधनों की खोज हो गई, अर्थात भाप के इंजन की खोज हो गई और इस भाप के इंजन की सहायता से नए नए मशीन जब संचालित होने लगे, चलने लगे, तो यहीं से आधुनिक युग का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। यहीं से आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया। अब इस आधुनिक युग के प्रारंभ से और 19वीं शताब्दी तक जितने भी खोजें हुई थी, जितने भी आविष्कार हुए थे, उस सब को एक चित्र के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी ये जो पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, इसका जब भी पहला या कोई भी अध्याय शुरू होता है तो उसको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने पहला अध्याय पढ़ा था जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को ये फ्रेडरिक सारिउ के द्वारा बनाए गए इस चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है। इस चित्र में ही व्यक्त कर दिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए। हम लोग इसके बारे में पहले पाठ में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से इस पाठ में एक चित्र के माध्यम से पूरे पाठ के सारांश को व्यक्त कर दिया गया था, इसी प्रकार से हम लोगों के इस पाठ में भी एक चित्र के माध्यम से पूरे पाठ को समझाने का, व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में के बीच में ये देवी है। देवी के हाथ में 19वीं शताब्दी का एक झंडा है, ठीक, और ये देवी एक पहिए पर खड़ी है। पहिया भविष्य की ओर गतिशील है और इस चित्र में देवी के चारों तरफ 19वीं शताब्दी तक जितने भी खोज और आविष्कार हो चुके थे उनको दर्शाया गया है। ये चित्र 19वीं शताब्दी पूरे होने के अवसर पर केटी पॉल नामक एक म्यूजिक कंपनी थी, तो उसने एक पुस्तक निकाली थी। उसी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर यानी कवर पृष्ठ पर यह चित्र छपा था। तो बच्चों, इस चित्र में उन्होंने 19वीं सदी के महत्वपूर्ण आविष्कारों को दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर कार और रेलवे इंजन को दिखाया गया है। यहाँ पर उस समय जो 19वीं शताब्दी तक कैमरा बना हुआ था, देखिए इस बड़े से कैमरे को भी दिखाया गया है। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो उस समय तक बना था, यहाँ पर आपको प्रिंटिंग प्रेस दिखाया गया है। इस प्रकार से इस चित्र में 19वीं सदी के सभी महत्वपूर्ण खोजों को, आविष्कारों को, सभी मशीनों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, अब आप लोगों से मैं कहूं कि इस 21वीं शताब्दी में ही आप एक ऐसा चित्र बनाइए, तो आप उस चित्र को कैसे बनाएंगे, उस चित्र में क्या क्या दिखाएंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं
कि आप चित्र नहीं तो कम से कम उन वस्तुओं की सूची आप अवश्य बनाएंगे जो 21वीं सदी की महत्वपूर्ण आविष्कार हैं। आइए बच्चों, मैंने एक ऐसा ही इसी थीम पर आधारित एक चित्र तैयार किया है जो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, मैंने इस चित्र में देवी के स्थान पर इस बालिका को दिखाया है। ध्यान से देखिए, इस बालिका के हाथ में मोबाइल है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको यह पता है कि इस 21वीं शताब्दी की यह मशीन सबसे विचित्र और जनव्यापी मशीन है। इस मशीन का असर आपके भी मस्तिष्क पर कुछ अवश्य पड़ा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, और इससे आप अवश्य प्रभावित हुए होंगे। इस 21वीं शताब्दी में इसके बिना जीवन की अब कल्पना नहीं की जा सकती है। इस पर लोग आश्रित होते जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने 21वीं शताब्दी में परिवहन के साधन के रूप में बुलेट ट्रेन को दिखाया हूं। हालांकि भारत में अभी बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू कर देगी। तो उस समय के जो परिवहन के साधन थे, जैसे पिछले चित्र में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया जो थोड़ा चित्र अस्पष्ट है, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा, ये रेलवे का चित्र है। तो ये प्रारंभिक अवस्था 19वीं शताब्दी की ये प्रारंभिक अवस्था का रेलवे का चित्र है। तो इसका क्रमिक विकास होते होते आज हम इस बुलेट ट्रेन पर आ चुके हैं। तो इस बुलेट ट्रेन और परिवहन के साधन के रूप में सबसे तीव्र और तेज साधन के रूप में मैंने इसको एरोप्लेन को दिखाया हूं। देखिए बच्चों, ये एरोप्लेन है। इसी तरह आपने पहले वाले चित्र में देखा कि उस चित्र में कैमरा कितना बड़ा था, लेकिन 21वीं शताब्दी में अब कितना सुंदर और छोटा कैमरा, लेकिन उससे शक्तिशाली कैमरे का आविष्कार हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग 21वीं शताब्दी में ये कंप्यूटर, लैपटॉप के बिना हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस पर दिन प्रतिदिन 21वीं शताब्दी में आश्रित होते जा रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी की एक प्रमुख विशेषता ये भी है। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। विभिन्न उपग्रहों के द्वारा बहुत से सेवाओं को संचालित किया जाता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। इसी तरह 21वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण आविष्कार कृत्रिम बुद्धि का प्रतीक रोबोट है। अभी बच्चों आप लोग सोफिया रोबोट के बारे में पढ़े होंगे। खैर, ये यहाँ केवल आपको नवीन आविष्कारों के बारे में बताना ही मेरा उद्देश्य है। तो 21वीं शताब्दी की एक प्रमुख विशेषता ये रोबोट भी है। इसके अतिरिक्त मैंने ये जीन का भी चित्र आप लोगों को इसमें रखा हूँ 21वीं शताब्दी में, कि इसके खोज के फलस्वरूप मानव जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं। आप अपने विज्ञान विषय में इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त एक 21वीं सदी की प्रमुख विशेषता हाइब्रिड फसलें भी है। आप पता लगाएंगे अपने गांव में, क्षेत्र में, तो आज जो खेती होती है, विभिन्न फसलों की खेती होती है, वह अधिकांशतः हाइब्रिड फसलों की ही खेती हो रही है, क्योंकि इसका उत्पादन ज्यादा है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने 19वीं शताब्दी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है उसकी चर्चा की, फिर मैंने 21वीं शताब्दी के चित्र की चर्चा की। तो इन दोनों चित्रों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको सामने औद्योगिक विकास का जो क्रमिक विकास हुआ है, औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो क्रमशः विकास होता गया है, उसकी चित्र आपके मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाएगी। अगर मैं बच्चों आप लोगों से कहूं कि 22वीं शताब्दी का कोई ऐसा चित्र बनाइए कि 22वीं शताब्दी में कौन कौन से चित्र प्रमुख रूप से दिखाई देंगे, तो उसकी भी आप लोग कल्पना कीजिएगा। अब औद्योगिकरण को दर्शाने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में एक और चित्र दिया गया है। देखिए, दूसरा चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में ये दिया गया है। इसमें प्राच्य के अलादीन को दिखाया गया है और पश्चिम के एक मैकेनिक को दिखाया गया है। तो प्राच्य, मैंने प्राच्य शब्द प्रयोग किया। प्राच्य किसको कहते हैं?
तो भूमध्य सागर के पूरब में जो देश स्थित थे उनको प्राच्य कहा जाता था, लेकिन व्यवहार में एशिया महाद्वीप के देशों के लिए ही अधिकांशतः प्राच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस चित्र में प्राच्य का प्रतिनिधित्व तो अलादीन कर रहा है और पश्चिम का प्रतिनिधित्व यानी यूरोप का प्रतिनिधित्व ये मैकेनिक कर रहा है। इस चित्र में दिखाया गया है कि अलादीन जादुई चिराग को रगड़ करके बड़े बड़े गगनचुंबी महलों का निर्माण कर रहा है, जबकि मैकेनिक अपनी कुशलता से और नवीन आविष्कारों से पुल बना रहा है, मीनार बना रहा है, गगनचुंबी इमारतों को बना रहा है। तो बच्चों इस चित्र को देख करके आप क्या समझते हैं? मेरे समझ से तो इस चित्र को देख करके इस चित्र में एशिया महाद्वीप के यानी प्राच्य का एक प्रकार से मजाक उड़ाया गया है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब पश्चिम में नए नए खोज हो रहे थे, नए नए आविष्कार हो रहे थे, तो पूरब के लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, कपोल कथाओं के द्वारा जीवन जी रहे थे और सपने में जो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर रहे थे, जबकि पश्चिम में क्या हो रहा था? नए नए खोज हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पश्चिम में नए नए खोज हो रहे थे तो उसकी तुलना में नए नए आविष्कार हो रहे थे, तो उसकी तुलना में पूरब में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों इन दोनों चित्रों के द्वारा और पीछे मैंने जो चित्र बनाया हूँ, इन सबको देखने के बाद आप जो है समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। अब हम लोग जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को बताया कि इस पाठ का नाम औद्योगिकरण का युग है, तो हम लोग औद्योगिकरण के अर्थ को समझ लें तो इस पाठ को पढ़ने का आनंद बढ़ जाएगा। हालांकि इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपको औद्योगिकरण का अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले से समझ लेने पर आगे हम लोगों के पढ़ने में सुविधा होगी। तो आइए हम लोग औद्योगिकरण को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने औद्योगिकरण की एक परिभाषा तैयार की है। परिभाषा क्या है? ध्यान से देखिए। किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में मानव शक्ति या पशु शक्ति के स्थान पर शक्ति के निर्जीव स्रोतों जैसे वाष्प शक्ति, विद्युत शक्ति, गैस आदि से संचालित मशीनों के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न उद्योगों का क्रमिक विकास औद्योगिकरण कहलाता है। तो बच्चों इस परिभाषा से आप क्या समझे? इस परिभाषा को समझने के लिए आपको मुख्य रूप से 3-4 बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए औद्योगिकरण में क्या होता है? मानव शक्ति या पशु शक्ति के स्थान पर शक्ति के निर्जीव स्रोत का प्रयोग होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि औद्योगिकरण में केवल निर्जीव स्रोतों का ही ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन अधिकांश मात्रा में अगर परसेंटेज के रूप में बताया जाए तो यदि 95% निर्जीव स्रोत का प्रयोग होता है तो 5% ही सजीव स्रोत यानी मानव शक्ति या पशु शक्ति का प्रयोग होता है। तो औद्योगिकरण में क्या होता है? निर्जीव स्रोतों का अधिकांशतः प्रयोग होता है। जैसे वाष्प शक्ति, विद्युत शक्ति, गैस, आज तो अणु शक्ति की भी खोज हो चुकी है, आविष्कार हो चुका है। और इसमें क्या होता है? देखिए इसमें वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और किससे के द्वारा होता है वस्तुओं का उत्पादन? मशीनों के द्वारा होता है। तो और इसमें औद्योगिकरण में आप देख रहे हैं कि उद्योगों का क्रमिक विकास, जब औद्योगिकरण होता है तो उसके सहायक और भी उद्योगों का विकास होता है। इस प्रकार से औद्योगिकरण क्या होता है? उद्योगों का एक गुच्छ होता है। तो बच्चों आइए हम लोग एक उदाहरण की सहायता से इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक प्रदेश है। अगर कोई बच्चा गांव का रहने वाला होगा तो वो जानता होगा कि परंपरागत विधि से गुड़ का उत्पादन कैसे होता है।
और शहर का बच्चा अगर किसी के आसपास मिल होगी तो बच्चे ये भी आप जानते होंगे कि चीनी का उत्पादन औद्योगिक रूप से होता है, मिलों में होता है। तो आइए इन दोनों उदाहरणों के सहायता से हम लोग औद्योगिकरण को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, गुड़ के परंपरागत उत्पादन के लिए क्या किया जाता है। ये इस फसल को तो आप पहचानते ही होंगे, गन्ने की फसल है। तो गुड़ के परंपरागत विधि से उत्पादन के लिए किसान या मजदूर गन्ने को हाथ के श्रम के द्वारा क्या करता है, काटता है। फिर उसको बैलगाड़ी पर लाद करके, देखिए बैलगाड़ी पशुओं की शक्ति के द्वारा चल रही है, बैलगाड़ी से पर लाद करके कहाँ पर लाता है, कोल्हू पर लाता है। ये कोल्हू है। और यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये कोल्हू भी पशु शक्ति के सहायता से ही चल रही है और इसमें मानव श्रम के द्वारा कोल्हू में इसको डाला जा रहा है। फिर इससे जो रस निकलता है उसको आग में उबाल करके और गुड़ का उत्पादन किया जा रहा है। तो इससे आप क्या समझें, इसमें आप क्या देख रहे हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है सजीव ऊर्जा यानी मानव श्रम और पशु श्रम का प्रयोग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ जैसे काटने में, ढोने में, कोल्हू चलाने में या इसको उबालने में भी क्या होता है, मानव श्रम का भी प्रयोग ज्यादा हो रहा है। मशीनों का प्रयोग बिल्कुल न्यूनतम है, केवल देखिए थोड़ी सी कोल्हू के रूप में इसके यहाँ मशीनों का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा इस विधि से जो उत्पादन हो रहा है वो गुड़ का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है। बहुत अधिक मात्रा में गुड़ का उत्पादन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोल्हुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल तो कोल्हू इंजन की सहायता से चलते हैं। हाँ चलते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन पहले परंपरागत विधि के रूप में ये कोल्हू बैलों और जानवरों के ही सहायता से चलते थे। तो इसमें गुड़ का उत्पादन भी सीमित स्तर पर हो रहा है। तो इसमें गुड़ का उत्पादन उतना ही हो रहा है कि किसान का जीविकोपार्जन आसानी से हो सके और इसको थोड़ा बहुत बेच करके अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो आइए अब बच्चों हम लोग चीनी के औद्योगिक उत्पादन के बारे में समझते हैं। देखिए चीनी के औद्योगिक उत्पादन के लिए क्या हो रहा है। चीनी के औद्योगिक उत्पादन के लिए बहुत सारे गन्ने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन के द्वारा कटाई हो रही है, मशीन के द्वारा क्या हो रहा है, लोडिंग हो रही है। फिर मशीन के द्वारा ही इसकी ढुलाई हो रही है। देखिए यंत्र की सहायता से परिवहन के आधुनिक साधनों के द्वारा इनकी ढुलाई हो रही है। फिर ये ढुलाई ढोकर के कहाँ जाती है, मिल के पास जाती है। मिल के पास जब गन्ना जाता है तो इसको उतारने के लिए भी मशीन लगी हुई है, मशीन के द्वारा उसको उतारा जा रहा है। फिर स्वचालित तरीके से गन्ने को मिल के अंदर जो मशीनें लगी है उसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो हमको उत्पाद के रूप में चीनी प्राप्त होता है। फिर जब चीनी प्राप्त होता है तो उसको बोरों में क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है और पैकिंग करके बाजार में इसको भेज दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि चारों तरफ आपको मशीन ही मशीन दिखाई दे रही है और ऊर्जा के साधन के रूप में आपको बिजली उद्योग भी दिखाई दे रहा है। मिल के साथ परिवहन के साधनों का विकास दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखिए गन्ना ले जाने के लिए भी परिवहन के अच्छे साधन होने चाहिए। गन्ना मिल से तैयार, चीनी मिल से तैयार होने के बाद भी मार्केट में भेजने के लिए भी परिवहन के क्या होने चाहिए, साधन अच्छे होने चाहिए। तो इस पर आपको देख रहे हैं कि चारों तरफ यंत्र ही यंत्र दिखाई दे रहा है और इसमें ऊर्जा का, निर्जीव ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों इन दोनों चित्रों की आप जब तुलना करेंगे तो वहां आप देखेंगे गुड़ के उत्पादन में सजीव ऊर्जा का उपयोग ज्यादा था, यहाँ निर्जीव ऊर्जा का उपयोग ज्यादा है। वहाँ यंत्रीकरण मशीनों का प्रयोग बहुत कम था, यहाँ मशीनों का प्रयोग आपको ज्यादा दिख रहा है। वहाँ उत्पादन सीमित मात्रा में था, यहाँ उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में हो रहा है। वहाँ जीविकोपार्जन के लिए उत्पादन हो रहा था और यहाँ पर लाभ के लिए उत्पादन हो रहा है। वहाँ पर गुड़ के परंपरागत विधि से उत्पादन के लिए चीनी पूंजी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जबकि
यहाँ पर ये मिल लगाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण क्या होता है। तो आइए औद्योगिकरण की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं, इससे औद्योगिकरण आप लोगों के समक्ष और स्पष्ट हो जाएगा। पहली विशेषता है औद्योगिकरण की कि औद्योगिकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है, यानी यह कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया आर्थिक प्रक्रिया ही होती है। इसको अपने अर्थशास्त्र के अध्याय में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कायदे से समझेंगे। दूसरी विशेषता है कि इसमें उद्योग धंधों की क्या होती है, बहुलता होती है। आप लोगों ने अभी चीनी के उत्पादन में देखा कि परिवहन उद्योग, सड़क उद्योग, कई उद्योग जो है, ऊर्जा का उद्योग चारों तरफ मिलके चारों तरफ क्या हुआ है, स्थापित किया गया है, यानी उसमें उद्योग धंधों की बहुलता है। इसमें बड़े पैमाने पर, अगली विशेषता है, इसमें बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत होती है। आपने देखा कि वहां पर कितनी ऊर्जा लग रही है, परिवहन के साधन के रूप में भी ऊर्जा की खपत हो रही है, मिल के अंदर भी ऊर्जा की खपत हो रही है, यानी बहुत ज्यादा औद्योगिकरण में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। और आपने ये भी देखा कि इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। आप देख रहे थे गुड़ का उत्पादन लिमिट पैमाने पर होता, सीमित पैमाने पर हो रहा था, और चीनी का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगली विशेषता क्या है, औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना अर्थात सड़क, परिवहन, संचार व्यवस्था एवं ऊर्जा के विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा चीनी के उत्पादन के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, जबकि वही गुड़ के उत्पादन के लिए ये जरूरी नहीं है कि अच्छी सड़क हो और परिवहन के अच्छे साधन हो और संचार की अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन औद्योगिकरण के लिए ये आवश्यक होता है। आपने देखा कि गुड़ का उत्पादन जीविकोपार्जन के लिए हो रहा था, लेकिन चीनी का उत्पादन लाभ के लिए हो रहा है। तो बच्चों उन्हीं दोनों चित्रों को तुलना करोगे तो तुम औद्योगिकरण की विशेषताओं को भी जान जाओगे। देखो बच्चों, इसमें श्रम की जगह पूंजी का महत्व होता है। देखो बच्चों, गुड़ के उत्पादन में क्या था, श्रम था, मानव श्रम था, लेकिन इसमें क्या था, पूंजी का महत्व है। और ये भी देखे आपने ये भी देखा कि उसमें चारों तरफ मशीनें ही दिखाई दे रही थी। और अंतिम विशेषता इसकी बच्चों और भी विशेषताएं होती है। इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। तो बच्चों अब उम्मीद है कि आप लोग आधुनिकीकरण की विशेषताओं को समझ गए होंगे, औद्योगिकरण की विशेषताओं को समझ गए होंगे कि औद्योगिकरण क्या होता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने औद्योगिकरण के परिभाषा को भी समझ लिए होंगे तथा अपनी इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र की सहायता से औद्योगिकरण के क्रमिक विकास को भी आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अब हम लोग अपने अगले एपिसोड में औद्योगिकरण से पूर्व हमारी दुनिया कैसी थी, औद्योगिकरण से पूर्व वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता था, कारखानों का उदय किस प्रकार से हुआ था तथा समय के साथ साथ उद्योग धंधों में परिवर्तन किस प्रकार से हुए इत्यादि के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में समझेंगे। बच्चों, इस एपिसोड को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।